हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट का ये सब्जेक्ट है। तो इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस बताए थे। उसमें मैंने बताया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, उसकी कुछ ऐसी विशेषताएं मैंने आपको बताई थी उसमें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम किस तरीके से उसकी अवधारणाओं को हम जान सकते हैं। अब हमें पढ़ना है जो डिफरेंट स्टेजेस हैं इसके। डिफरेंट स्टेजेस मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो एक नॉर्मली इंसान होता है, नॉर्मली कैसे कैसे जीता है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, कुछ स्तर होते हैं कि जिस लेवल पे आके बच्चा, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, फिर धीरे धीरे अपनी एज स्कूल लेवल पर आता है, फिर धीरे धीरे मैच्योरिटी लेवल पे आता है, फिर अडल्ट लेवल पर आता है, फिर एंड में जब वो बुज़ुर्ग हो जाता है तो वो एक क्या होता है कि मानव विकास एक पूरी तरीके से प्रक्रिया, प्रोसीजर जिसे हम बोलते हैं। तो जैसे कि एज वी ऑल नो दैट फॉर ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड ओवम इन द वॉर्म ऑफ द मदर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो माँ है उसके गर्भ में ही मानव जीवन की शुरुआत होती है और यहीं से ही जो है बच्चा बनना शुरू होता है। नॉट ओनली बिफोर बर्थ बट ऑल्सो आफ्टर बर्थ फॉर मैनी ईयर्स द चाइल्ड इज़ अ हेल्पलेस ऑर्गेनिजम्स until or unless he is helped by the continuous process of growth and development and attains maturity. अटेन्स मेच्योरिटी का मतलब ये होता है कि जब तक वो परिपक्वता हासिल नहीं कर देता, मतलब कि सही और गलत नहीं समझ पाता, वो एनवायरनमेंट से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, जब तक वो हेल्पलेस रहता है। एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो किसी न किसी चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है, ख़ास करके वो पेरेंट्स पर। सबसे ज़्यादा उसकी क्लोज होती है उसकी माँ। तो जब भी वो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे से भूख लगी हो तो उस दूध के लिए मम्मा को रोने लगेगा वो, तो मम्मा को पता लग जाता है कि माँ को कि एक बच्चा रो रहा है, उसे भूख लगी है। तो किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है उसे, तो बच्चा या तो रोएगा या फिर कोई ऐसे इशारे करेगा। तो वो एक तरीके से क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा, और बर्थ के बाद भी एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो हेल्पलेस ऑर्गेनिजम्स होता है। ऑर्गेनिज्म, हेल्पलेस ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है असहाय जीव। तो जब तक कि उसे वृद्धि और विकास की निरंतर प्रक्रिया द्वारा मदद नहीं मिलती है, जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी प्रोसीजर होता है, उसके द्वारा उसे मदद जब तक नहीं मिलती, वो एक असहाय जीव ही। तो सबसे पहला स्टेज जो है, जो बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल को बोलते हैं जन्म पूर्व अवस्था के, जो छोटा सा बच्चा जन्म लेता है इस दुनिया में, तो उससे पहले की अवस्था जो प्रेगनेंसी में होती है, द पीरियड फ्रॉम प्रेगनेंसी टू बर्थ इज़ demarcated in this stage. This stage last for 9 months और 40 weeks, मतलब कि अप्रॉक्स 40 वीक्स जो होता है वो स्टेज होती है, जन्म से पहले की अवस्था होती है। कि जब तक डिलीवरी से पहले की एज में जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो वो उनकी एज होती है, जब तक प्रेगनेंसी नहीं होती। और उसके साथ साथ जो 9th मंथ जो प्रोसीजर होता है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, तो वो ये 9th मंथ्स में होता है, जिसे प्रीनेटल स्टेज कहा जाता है। इन दिस स्टेज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज़ प्रिपेयर्ड, मतलब कि एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है इसका। जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है कि अनुवांशिक विशेषताएं जो होती है उसका एक खाका तैयार किया जाता है, ब्लूप्रिंट होता है इस स्टेज में। द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फेटस इन दिस ईयर कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द हेल्थ, लाइफस्टाइल एंड डाइट ऑफ द मदर। कि ये जो एज होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये टोटली है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है बच्चे की, वो टोटली किस पर डिपेंड होती है, मदर की खान पान में, उसकी हेल्थ में, उसकी कैसी लाइफस्टाइल है। अब सड़क में पलने वाली जो माँ होती है, जो प्रेग्नेंट होती है, उनकी लाइफस्टाइल, उनके बच्चे बिल्कुल अलग होते हैं, उन्हीं की एनवायरनमेंट को देखते हैं वो लोग। तो बच्चे क्या करते हैं, वो उनकी जैसी लाइफस्टाइल होगी माँ बाप की, वैसे ही बच्चों की होती है। तो उनकी डाइट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर कुछ कमज़ोरी की वजह से क्या होता है कि बच्चों पर भी असर पड़ता है, उनकी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ वगैरह नहीं हो पाती है। कुछ मानसिक रूप से भी बीमार होते हैं, उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है कई बार, जो गरीब परिवार से भी बिलोंग करते हैं। और कहीं अमीर परिवार में अगर हम देखें, उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, तो वो अपने बच्चों को भी अच्छी लाइफस्टाइल देते हैं, अच्छा डाइट देते हैं मदर को, ताकि उसका बच्चा भी स्वस्थ पैदा हो। सेकेंड स्टेज आती है इन्फेंसी की। इन्फेंसी का जो स्टेज होता है वो होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इन्फेंट्स लर्न्स टू ट्रस्ट बेस्ड on how well their
केयर गिवर्स मीट देयर बेसिक नीड्स एंड रिस्पॉन्ड व्हेन दे क्राई। मतलब कि जब बच्चा दुनिया में आता है, ये उस टाइम की स्टेज होती है। ये स्टेज होती है अप्रॉक्स 1 to 2 ईयर्स की, जिस टाइम पे जो एक छोटा सा बच्चा होता है भरोसा करना सीखता है कि अगर बच्चा रोएगा तो हमें पता लग जाता है कि हाँ बच्चे को भूख लगी होगी, तो बच्चे को दूध देना होता है। तो एक तरीके से बच्चा ये सीख जाता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊं, एक कुत्ता अगर हम घर में पालते हैं, चाहे वो कोई सा भी जानवर हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, तो हम क्या करते हैं कि पहली बारी हम देखते हैं कि वो कैसा रिएक्ट करता है, कि कैसे रिएक्ट करके हम उसे खाना दें। तो जिस तरीके से वो रिएक्ट करेगा कि हाँ मुझे भूख लगी है, तो वो या फिर भौंकेगा, या फिर बिल्ली अगर हुई तो म्याऊं म्याऊं करेगी, या फिर कुछ भी वो इशारे करेगी जिससे हमें पता लग जाता है कि उसे भूख लगती है। तो वैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, जब जन्म लेता है तो 1 से 2 साल तक अपने पेरेंट्स पर, अपने एनवायरनमेंट पर और अपनी फैमिली पर डिपेंड रहता है। तो उनकी देखभाल करने वाली जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनको कितनी अच्छी तरीके से उनके केयर गिवर्स जो होते हैं वो पूरा करते हैं। जब वह रोते हैं या फिर कोई जो एक्शन करते हों या प्रतिक्रिया देते हों या फिर कोई भी रिस्पॉन्ड देते हों जिसके बिहाफ पे हम पता लगा सकें, तो उसके बिहाफ पे उनको पता लग जाता है कि हाँ ये इंसान मुझे खाना देगा या फिर मुझे घुमाएगा या फिर कुछ भी करेगा। If an infant cries out to be fed, the parent can either meet their need by feeding and comforting the infant or not meet this need by ignoring the infant. When their needs are met, infants learn that relying on others is safe. When their needs go unmet, infants grow up to be less trusting. मतलब कि कोई छोटा सा बच्चा होता है, दूध पिलाने के लिए उसे वो रोता है, तो माता पिता को या फिर पेरेंट्स के अलावा या फिर फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनको पता लग जाता है कि शिशु को दूध पिलाना है, तभी जाके वो उसको आराम मिलेगा दूध पिला के। क्योंकि छोटा सा बच्चा होता है, उसकी शुरुआत कब से होती है खाने पीने में, जब वो दूध पीता है माँ का, या फिर जो छोटी मोटी बाहर से जो दवाई दूध वगैरह मिलते हैं, तो वो दवाई उसकी क्या होती है, उसकी ज़रूरत होती है। अगर कोई पेरेंट्स उस ज़रूरत को पूरा करता है तो वो ट्रस्ट करना सीख जाता है कि हाँ पेरेंट्स मुझे दूध देंगे, मेरी भूख प्यास मिटाएंगे। अगर वहीं उनकी ज़रूरतों को उनके पेरेंट्स पूरा नहीं कर पाते तो शिशु को डर सा लगने लगता है। ये नहीं समझ पाता कि इस पर डिपेंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जब उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो वो कम भरोसेमंद हो जाते हैं, वो उसकी बात जाना नहीं पसंद करेंगे या फिर चिड़चिड़े महसूस करने लगेंगे। तो ये एक स्टेज होती है, ये 1 या 2 साल की, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की। अब आती है जो ये 1.5 साल तक की है, जो 3rd स्टेज आती है अर्ली चाइल्डहुड की, 18 मंथ से लेकर 3 साल तक के बीच में, ये 3rd स्टेज है। इसमें क्या होता है, इन दिस एज द चाइल्ड गोज थ्रू वेरियस फिजिकल चेंजेस, आर्म्स, लेग्स एंड अदर जॉइंट्स ग्रो फास्टर देन द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि हाथ पैर जो होते हैं इस एज में बढ़ते हैं बच्चों के। अदर जॉइंट्स ग्रो फास्टर देन द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कि मिडल पार्ट जो है बॉडी का, उससे शरीर के भाग की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं। कौन से? आर्म्स हो गए, लेग्स हो गए, या अदर जॉइंट्स जो होते हैं वो जल्दी जल्दी डेवलप कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी डेवलप करके ग्रोथ हो रही होती है उस बच्चे की। ये स्टेज होती है और दिस हेल्प्स चाइल्ड to maintain physical balance easily. In this stage, the baby's bone begin to harden and child learns to walk, receives toilet training, turns to speaks and learns to eat food. It means कि जो ये एज होती है ना, इसमें बच्चा क्या करता है, सबसे पहले सीखता है चलना। पहले तो गुड़कना सीखेगा, घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे उसके पैर जो होते हैं, तो उस पैरों के बल चलना वो सीखता है। उसके बाद टॉयलेट ट्रेनिंग, मतलब कि कहाँ पे उसे वॉशरूम जाना होता है, वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह भी सीखता है। पेरेंट्स उनको सिखाते हैं कि कहाँ पे हमें टॉयलेट करना चाहिए, सुसु पोटी करना चाहिए, तो और वहाँ पे बोलना भी सीखता है। सबसे पहले ये जो एज होती है 1.5 साल से 3 साल के बच्चे की, उसमें वो बच्चा बोलना सीखता है, मम्मा पापा बोलना सीखता है, पेरेंट्स के और फैमिली मेम्बर्स के नाम बोलना सीखता है। फिर वो जानता है कि एनवायरनमेंट में एक्चुअल में चल क्या है, और यहाँ तक कि वो खाना भी सीखता है। और इस एज में जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें खिलाना की स्टार्टिंग कर देते हैं, और कुछ बच्चे को तो 1 साल की स्टार्टिंग में ही शुरू कर देते हैं बच्चे। तो नॉर्मली जो एज होती है वो 1.5 साल की होती है। 4th स्टेज आती है मिडल चाइल्डहुड की। अब ये जो मिडल चाइल्डहुड है वो 3 से 5 साल की उम्र होती है इसमें। ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स चिल्ड्रन लर्न टू असर्ट देमसेल्व्स एंड स्पीक अप व्हेन दे नीड समथिंग। सम चिल्ड्रन में स्टेट दैट दे आर सैड बिकॉज अ फ्रेंड स्टोल देयर टॉय। अब ये जो एज होती है ना, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं खुद पर जोर देना सीखते हैं, और जब उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो बोलना सीखते हैं।
उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो पूछेगा या फिर बोलेगा सामने वाले को कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। तो क्या होता है, कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि वो परेशान हैं क्योंकि एक दोस्त ने उनका खिलौना चुराया है। तो एक तरीके से वो बोलना भी सीखते हैं इस चीज़ में कि हाँ सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है और हमें किस प्रकार से हमें रिस्पॉन्स देना चाहिए। अगर कोई सामने वाला कुछ पूछता है तो उसका आंसर देना भी इसी एज में बच्चा सीखता है। If this assertiveness is greeted with a positive reaction, they learn that taking initiative is helpful behavior. However, if they are made to feel quality or ashamed for their assertiveness, they may grow up to be timid and less likely to take the लीड। मतलब कि क्या होता है कि इस मुखरता का सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ स्वागत किया जाता है। सकारात्मक प्रतिक्रिया होता है एक तरीके से कि छोटा सा बच्चा होता है वो पहल करना सीखते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं कि सामने वाला अगर कुछ बोलता है तो हम उसे रिप्लाई करें। हालांकि अगर उन्हें अपनी मुखरता के लिए दोषी या शर्मिंदा महसूस कराया जाता है तो वे डरपोक हो सकते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ उसे डांट दे कोई इंसान, अगर वो कोई नई चीज़ करना चाहे, बच्चों को पेरेंट्स होते हैं अक्सर डांटते हैं बच्चों को कि हाँ ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। एक तरीके से क्या होता है वो फिर डर सा महसूस करने लगते हैं, खुद को दोषी समझने लगते हैं और वही शर्मिंदा महसूस होने लगते हैं। तो वो डरपोक बन सकते हैं इस लेवल पे आके। तो इसलिए कहते हैं इस लेवल पे बच्चों को इतना डांटना नहीं चाहिए और नेतृत्व करने की जो संभावना होती है वो कम हो पाती है इसमें। अब आता है 5th स्टेज जिसमें आता है चाइल्डहुड की एज जो आती है, जिसमें 5 to 12 ईयर्स इस बीच में जो है चाइल्डहुड बच्चे की जो है डेवलपमेंट होती है। द एजेस ऑफ 5 to 12 comprise middle childhood and much of what children experience at this stage is connected to their involvement in the early grades of school। 5 से 12 साल की उम्र ऐसी होती है, इसमें बचपन शामिल होता है, बचपना बच्चे के अंदर होता है और इसी उम्र में जो बच्चे होते हैं वो कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ स्कूल लेवल पर आकर, क्योंकि स्कूल में पढ़ रहे होते हैं बच्चे, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ मिलते हैं, उनके साथ अच्छी कनेक्टिविटी रखते हैं और जो भी है अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट इनकी नज़र आती है स्कूल्स वगैरह में इस लेवल पर। नाउ द वर्ल्ड बिकम्स वन ऑफ लर्निंग एंड टेस्टिंग न्यू एकेडमिक स्किल्स एंड एक्सेसिंग one's abilities and accomplishments by making comparisons between self and other। अब क्या होता है कि जो अब करेंटली जो दुनिया चल रही है उसमें नए शैक्षिक कौशल सीखने के लिए और उनको परखने के लिए खुद और दूसरों के बीच में जो भी कंपैरिजन करना है उसको देखकर किसी की भी क्षमताओं और उपलब्धियों का आकलन करने की भी बन गई है ये दुनिया जो है, कि किसी की भी एबिलिटी हम चेक कर सकते हैं, उसने कितनी उपलब्धियां ले रखी है, कितने ग्रेड्स उसको मिल रखे हैं। तो वो सब इसमें क्या होता है कि ये एज होती है कि बच्चा वो सीखता है इस लेवल पर आकर कि कौन सा बच्चा होशियार है, कौन सा बच्चा थोड़ा वीक है, अपने स्किल्स वगैरह डेवलप करने की कोशिश करता है और ये स्कूल लेवल पर होता है। और स्कूल्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट इन दिस process by comparing students and making these comparisons public through team sports, test scores and other forms of recognition। It means कि इस टाइम पे बच्चे क्या होते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह लिए जाते हैं, छोटे छोटे टेस्ट लिए जाते हैं जिसके बिहाफ पे जो टीचर्स हैं वो पता लगा सके कि कौन सा बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है, कौन सा बच्चा कमज़ोर है। तो टीम स्पोर्ट्स के हिसाब से भी हम देख सकते हैं टीम स्पोर्ट्स क्या होती हैं, एक तरीके से स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करके बच्चों को टीम वगैरह बना दिया जाता है। उसमें भी देखा जाता है कि कौन सी टीम अच्छा प्रोग्रेस कर रही है और कौन सी टीम में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, वो सब चीज़ें क्या होती है स्कूल्स वगैरह में पता लगता है इस लेवल पर आकर कि बच्चा कितना होशियार है, उसका दिमाग कितना काम कर रहा है, वो सब चीज़ें इसमें दिखाई जाती है। और इसके बाद आता है द ब्रेन रीचेज इट्स अडल्ट साइज अराउंड एज 7 बट इट कंटिन्यूस टू डेवलप। मतलब कि जो दिमाग होता है हमारा वो 7 साल की उम्र के आसपास जो होता है अपने वयस्क आकार तक पहुंच जाता है, लेकिन इसका विकास जारी रहता है। जो इसकी मेंटल डेवलपमेंट जो हो रही होती है ना इस लेवल पर आकर 7 to 8 ईयर्स में मेंटल डेवलपमेंट बच्चे की हो रही होती है और ग्रोथ रेट्स स्लो डाउन एंड चिल्ड्रन आर एबल टू रिफाइन देयर मोटर स्किल्स एट दिस पॉइंट ऑफ इन लाइफ। मतलब कि जो इस टाइम पे जो होती है विकास दर ग्रोथ जो हो रही होती है वो 7 से 8 साल की एज में धीमी हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उसके जीवन के इस बिंदु पर अपने मोटर कौशल को निखारने में सक्षम होते हैं। मोटर स्किल्स जो होती है वो डेवलप करने में लगे रहते हैं इस लेवल पर आकर बच्चे। और चिल्ड्रन ऑल्सो बिगिन टू लर्न अबाउट सोशल रिलेशनशिप्स बियॉन्ड द फैमिली थ्रू इंटरेक्शन विद फ्रेंड्स एंड फेलो स्टूडेंट्स। सेम सेक्स फ्रेंडशिप्स आर particularly
स्पेशली ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे स्कूल्स वगैरह में पढ़ रहे होते हैं, अपने ही हम उम्र के बच्चों के साथ मिलता है, सेम जेंडर सेम सेक्स की जो भी बच्चे होते हैं उनके साथ फ्रेंडशिप करता है बच्चा, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, उनके साथ अच्छा जो है बॉन्डिंग उनकी अच्छी का होती है। इस लेवल पर आकर अच्छे रिलेशनशिप्स बनाते हैं वो लोग, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ नए नए फ्रेंड्स बनाना इनको पसंद होता है इस लेवल पर। नेक्स्ट एज आती है 12 to 20 ईयर्स, जिसे बोला जाता है एडोलसेंस की एज होती है। ये एडोलसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ ड्रामेटिक फिजिकल चेंजेस। जो ये एज होती है 12 to 20 ईयर्स, इस बीच बच्चे के अंदर फिजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो फिजिकल ग्रोथ है, स्पर्ट है एंड सेक्शुअल मैचुरेशन नोन एज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी स्टेज भी इसे बोला जाता है एडोलसेंस को, जिस लेवल पर आकर बच्चे के अंदर फिजिकल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा आता है। इंसान बहुत ज़्यादा जो टाइमिंग में वेरी बाय जेंडर, कोहॉर्ट एंड कल्चर, इट मीन्स कि जो लिंग, समूह और संस्कृति के अनुसार समय भिन्न हो सकता है इस लेवल पर आकर। इनकी जो मैच्योरिटी नज़र आती है इस लेवल पर कि कितनी समझदारी उस इंसान के अंदर आई है। और इट इज़ ऑल्सो अ टाइम ऑफ कॉग्निटिव चेंज एज द एडोलसेंट begins to think a new possibilities and to consider abstract concepts such as love, fear and freedom। मतलब कि ये जो संज्ञानात्मक परिवर्तन इसमें आते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस जो बच्चे के अंदर आ रहे होते हैं, ये एज होती है इस टाइम पर, तो उसमें क्या होता है कि न्यू पॉसिबिलिटीज़, नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश में लगे रहते हैं बच्चे, नई नई चीज़ों को सोचने में लगे रहते हैं कि क्या करें आगे, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा ये परेशान भी रहते हैं। फ्रीडम, फियर एंड लव, इस पर भी बहुत ज़्यादा इन लोगों का विचार करने में लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने में इसमें लगे रहते हैं बच्चे। और आयरोनिकली एडोलसेंट्स हैव अ सेंस ऑफ इनविंसिबिलिटी that puts them at greater risk of dying from accidents or contracting sexually transmitted infections that can have lifelong consequences। लेकिन डर इस बात का होता है कि अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन बच्चों का बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की भी होते हैं और लाइफ लॉन्ग होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस टाइम पे ये रिस्क होता है और एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा, दुर्घटना होने की भी बहुत ज़्यादा इसमें जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रिसर्च ऑन ब्रेन डेवलपमेंट हेल्प्स एंड अस अंडरस्टैंड टीन रिस्क टेकिंग एंड इम्पल्सिव बिहेवियर। मस्तिष्क का जो विकास होता है उस पर शोध से ये पता लगता है कि किशोरों को जोखिम लेना, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेना और आवेगी व्यवहार को समझने में भी मदद मिलती है। ये इस टाइम पे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की लेवल पर आ जाते हैं, वो कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ये लेवल ही ऐसा होता है 12 to 20 ईयर्स के बीच में। अ मेजर डेवलपमेंट टास्क ड्यूरिंग एडोलसेंस इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशिंग वंस ऑन आइडेंटिटी, मतलब कि जो डेवलपमेंटल टास्क होता है इनका एडोलसेंस के टाइम पर, ये जो बच्चे होते हैं वो अपनी पहचान बनाने में लगे रहते हैं। एस्टेब्लिशिंग वंस ऑन आइडेंटिटी मतलब कि ये चाहते हैं कि खुद की एक पहचान बनाई जाए, कि इनका भी नाम हो, ये भी जो है सोसाइटी में अपनी इमेज बनाए, वो ये इनमें सोच विचार करने में लगे रहते हैं। टीन्स टाइपिकली स्ट्रगल टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, मतलब कि ये आत्मनिर्भर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अकेलापन महसूस करने में लगे रहते हैं जो बच्चे होते हैं इस टाइम, इस एज के लेवल के बच्चे जो होते हैं। जो peers become more important as teens strive for a sense of belonging and acceptance, mixed sex peer ग्रुप्स बिकम मोर कॉमन। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो जो पीयर सेक्स होते हैं, मिक्सड सेक्स पीयर्स, मतलब कि अपने हम उम्र और अपोजिट जेंडर के जो भी मेंबर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कोई भी ह्यूमन जो होते हैं, वो अपना एक ग्रुप बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस लेवल पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया आज के टाइम पे। गर्ल्स एंड बॉयज़ मिक्स रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, मिक्स होकर ग्रुप बना के रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। न्यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर एक्सप्लोर्ड विच में इन्वॉल्व डेटिंग, ड्राइविंग, टेकिंग ऑन अ पार्ट टाइम जॉब एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचर एकेडमिक्स। क्या होता है इसमें कि कुछ ऐसी भूमिकाएं इसमें इन्वॉल्व होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखने को मिलती है अब इसमें, जैसे कि बच्चे जो होते हैं इस लेवल पर आकर पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। फ्यूचर एकेडमीज़ मतलब कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए वो ड्राइविंग वगैरह सीखते हैं इस टाइम पे, और यहाँ तक कि वो डेटिंग भी इसमें इन्वॉल्व होती है, अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी इसमें इन्वॉल्व होती है इस लेवल पर।
नेक्स्ट चीज़ आती है अर्ली अडल्टहुड। अर्ली अडल्टहुड में क्या होता है, 20 to 35 ईयर ये एज है जिसमें अडल्टहुड जो समझदारी बहुत ज़्यादा इस लेवल पर आती है, बिल्कुल शुरुआती लेवल पर होते हैं ये जो अडल्ट होते हैं बच्चे। बड़े लोग जो होते हैं वो बिल्कुल उनका शुरुआती लेवल होता है 20 साल की बाद की एज का। जैसे कि जो लेट टीन्स होते हैं, एडोलसेंस के बाद का टाइम जो होता है, 20s and 30s आर ऑफन थॉट ऑफ एज अर्ली अडल्ट। स्टूडेंट्स हु आर इन देयर मिड टू लेट 30s may love to hear that they are young adults। ये सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि ये अब बड़े हो चुके हैं 20 से 30 साल की उम्र में। और इस लेवल पर बच्चे जो होते हैं वो शादी करना ज़्यादा पसंद करते हैं कि शादी इस लेवल पर हो जाए बच्चों की। और ये लोगों से ये ज़्यादा पसंद करते हैं सुनना कि ये बड़े हो गए हैं बहुत ज़्यादा, ये युवा वयस्क हो चुके हैं। इट इज़ अ टाइम व्हेन वी आर एट अवर psychological peak but are most at risk for involvement in violent crimes and substance abuse। violent crimes का मतलब ये होता है एक तरीके से बहुत ज़्यादा जो है अपराध वगैरह, हिंसक अपराध जैसे बोलते हैं, वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इस लेवल पर। और मादक द्रव्यों के सेवन से शामिल होने का सबसे अधिक खतरा होता है। मादक द्रव्य होते हैं मतलब कि जैसे कि कोई गलत काम में इन्वॉल्व हो जाता है, कोई नशा वशा करने के चांसेस हो जाते हैं, या फिर एक तरीके से बहुत ज़्यादा गाली गलौज लोग निकालते हैं, गलत काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस लेवल पर जो होते हैं नशा वशा करना जो होते हैं, तो वो इस लेवल पर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस इनमें होते हैं। इट इज़ अ टाइम ऑफ फोकसिंग ऑन द फ्यूचर एंड पुटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी इनटू मेकिंग चॉइसेस दैट विल help one earn the status of a full adult in the eyes of others। मतलब कि एक सोशल स्टेटस बनाने की कोशिश करते हैं कि दूसरों की नज़रों में कि हाँ हम भी लाइफ में कुछ हैं। वो अपनी आइडेंटिटी बनाने में लगे रहते हैं, अपने फ्यूचर पर फोकस करते रहते हैं, अपनी पूरी एनर्जी जो होती है इसी चीज़ में लगा देते हैं कि ताकि वो अपना एक स्टेटस बना सके। लव एंड वर्क आर द प्राइमरी कंसर्न्स एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ। प्यार और जो काम है इनका बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्हीं चीज़ों को दिया जाता है इस एज में बच्चों का। और एट दिस स्टेज वन बिकम्स टू थिंक सीरियसली अबाउट हिज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एस्टेब्लिश्ड अ वैरायटी ऑफ मीनिंगफुल सोशल रिलेशनशिप एंड बिकम्स सीरियस टुवर्ड्स द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। ये जो उम्र के बच्चे होते हैं वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इस पे फोकस रहता है इन बच्चों का, और यहाँ तक कि सामाजिक संबंध स्थापित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और समाज की जितनी भी अपेक्षाएं होती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार ये लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं इन सब चीज़ों में कि सोसाइटी में भी अपनी इमेज बनाने की वो कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है अडल्टहुड की। अडल्टहुड में आता है 35 to 65 ईयर्स, जिसमें मिडल अडल्टहुड भी कहा जाता है। पीपल टेंड टू स्ट्रगल विद देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू सोसाइटी। मतलब कि ये जो एज होती है वो मिडल होती है, मतलब कि डेथ टू बर्थ, मतलब कि बर्थ टू डेथ, इसके बीच की जो एज होती है वो होती है अडल्टहुड की। इट मीन्स 35 to 65 की एज जो होती है, इसमें बच्चे जो होते हैं, लोग जो होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं बहुत ज़्यादा कि सोसाइटी में अपनी इमेज बनाएं, समाज में अपना योगदान दे सकें, सोसाइटी जैसी है वैसे ही अपने बच्चों को भी वैसे ही लाइफस्टाइल में उसी एनवायरनमेंट में जो है पाल पोस के उनको बड़ा करा जाए और अपनी जो है कंट्रीब्यूशन उसमें दिया जाए। दे मे बी बिजी राइजिंग चिल्ड्रन और परस्यूइंग करियर्स, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं इस लेवल पर आकर चिल्ड्रंस की अपनी उनका जो है बच्चों को बड़ा करने में, पालने पोसने में एंड अपनी उनका करियर बनाने में ये एज वो अपनी ज़िंदगी पूरी लगा देते हैं। दोज हु फील दैट दे आर कंट्रीब्यूटिंग एक्सपीरियंस जनरेटिविटी विच इज़ द सेंस ऑफ लिविंग अ लेगेसी। अब ये क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं वो ये महसूस करते हैं कि वो योगदान दे रहे हैं, कि इसमें उदारता का अनुभव करते हैं, जो विरासत छोड़ने का भाव है। क्या होता है कि इस लेवल पर आकर जो बच्चों को पाल पोसने में लगे रहते हैं बच्चे, उन्होंने अपना करियर बना लिया होता है और अपना करियर बनाने के साथ साथ वो अपने बच्चों का करियर बनाने में लगे रहते हैं, उनके पालन पोषण में लगे रहते हैं। और ये लेवल जो होता है जो विरासत छोड़ने का भाव उनके अंदर आ जाता है। विरासत छोड़ने का मतलब कि जितना भी उन लोगों ने कमाया है वो अपने बच्चों पर लगा देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये एक्सपेक्टेशंस उनकी होती है कि उनके बच्चे भी उन्हें जब बड़े हो जाएं तो हमें भी वो पाल पोसें, हमारी जो बची कुछ ज़िंदगी है वो कटवा सकें। एंड द अदर हैंड दोज हु डोंट फील दैट देयर वर्क और लीव्स मैटर में एक्सपीरियंस फीलिंग्स ऑफ स्टेगनेशन।
दूसरी तरफ जो लोग ये महसूस नहीं करते हैं कि उनका काम या जीवन मायने रखता है, तो उन्हें ठहराव की भावना का अनुभव हो सकता है। मतलब कि जितना भी उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में काम किया होता है या जीवन जो है जी रहे होते हैं, तो अगर वो ये चीज़ महसूस नहीं कर रहे होते हैं तो उन्हें बिल्कुल ऐसा लगेगा, फीलिंग्स ऑफ स्टैग्नेशन, ठहराव की भावना महसूस होने लगती है, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा सोचने लगते हैं। ये जो एज होती है। अब आता है सबसे लास्ट एज, जो एक बिल्कुल ही मृत्यु के बिल्कुल करीब होता है, जैसे बोलते हैं, जिसे ओल्ड स्टेज भी कहा जाता है, अप्रॉक्स 65 ईयर्स। और उसके आगे भी अगर जो इंसान लंबे टाइम तक, जब तक ये उसकी डेथ नहीं हो जाती, जब तक वो जीता रहता है, तो ये सबसे लास्ट एज होती है। एज अडल्ट्स रीच द एंड ऑफ लाइफ दे लुक बैक ऑन देयर लीव्स एंड रिफ्लेक्ट। जैसे जैसे जो वयस्क होते हैं वो जीवन के अंत तक पहुंच जाते हैं, वहीं जीवन पर नज़र डालते हैं और विचार करने लगते हैं। Adults who feel fulfilled by their lives either through a successful family and a meaningful career, reach ego integrity in which they can face aging and dying with peace। ये जो बच्चे, जो वयस्क होते हैं, बहुत ज़्यादा एजेड लेवल पर जो होते हैं, वो एक सफल परिवार या फिर एक सार्थक करियर, मतलब कि सफल करियर या मीनिंगफुल करियर जिसे बोलते हैं, के माध्यम से अपने जीवन से जितनी भी पूर्णता वो महसूस करते हैं, कि जितनी भी ज़िंदगी उन्हें जीनी थी, अपनी ज़िंदगी में क्या क्या उन्होंने करा था, उस बारे में वो सोचने लगते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी बिताई और उन्होंने अपना करियर बना के वो किस लेवल तक पहुँचे हैं, कितना सक्सेसफुल हुए अपनी लाइफ में, वो सब ये सब वो सोचने लगते हैं। वो शांति के साथ बुढ़ापे और मृत्यु का सामना कर पाते हैं। अगर ये जो अडल्ट होते हैं, ओल्डर अडल्ट, जो ओल्ड एज के मेंबर्स जो होते हैं, पीपल्स जो होते हैं, डोंट फील दैट दे हैव लिव्ड अ गुड लाइफ, दे रिस्क फॉलिंग इनटू डिसअपियर। वो निराशा में पड़ने का जोखिम उठाते हैं। मतलब कि ये महसूस ही नहीं करते कि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है, उन्होंने अपना वक्त जो है वो ऐसे ही बिता दिया, तो एंड में जाके उन्हें निराशा सी फील होने लगती है। ये सोचने लगते हैं वो लोग कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई है और कहाँ उन्होंने अपना गुजारा किया। तो ये 9 स्टेजेस में बताए थे, जो नॉर्मली इंसान की डेवलपमेंट जो हो रही होती है उसमें इसमें बताया जाता है। तो मैंने आपको ये पूरा कवर करवा दिया, जो भी डेवलपमेंट इसकी थी। इसमें एक टॉपिक और है, पंचकोश सिद्धांत के बारे में। वो टॉपिक आप अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो। मैंने जितने भी क्वेश्चंस इसमें करवाए हैं, 3 क्वेश्चंस मैंने इसी में ही आपको कवर करवा दिए हैं। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप डिफरेंट स्टेजेस के बारे में आप बता सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें अलग अलग टाइप के जो ह्यूमन डेवलपमेंट पे रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वो लोग, उन लोगों ने भी इनकी स्टेजेस के बारे में बताया गया है, जो मैं सेकेंड यूनिट में आपके साथ डिस्कस करूँगी। सेकेंड यूनिट में सारे टॉपिक्स बताए हुए हैं स्टेजेस वगैरह के बारे में, तो वो भी क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है। तो ये नॉर्मली है कि डिफरेंट स्टेजेस कितनी इंसान के होते हैं, जो बुक में बताया गया है, तो मैंने वही आपको कवर किया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।